हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्रॉयड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एड्रॉयड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है भाई। और आप सबको पता ही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग एसएससी जीडी मिशन सफलता बैच आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और इस बैच में हम सारे टीचर्स क्या कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। हम आपको एसएससी जीडी के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप हम लोगों के साथ मेहनत करेंगे तो ये मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, ठीक है। तो मैं इस चीज़ में विश्वास रखती हूँ कि आप लोग हम सबके साथ मेहनत कर रहे होंगे। हम लोग भी आप लोगों के साथ मेहनत कर रहे हैं, साथ में आप लोग भी हम लोगों के साथ मेहनत करेंगे, ठीक है भाई। और आज हमारा साइंस का है डे 19। इससे पहले हमारे 18 क्लासेस हो चुकी हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक क्लासेस प्रीवियस कोई नहीं ली है, कोई रह गई है या कोई बच्चा नया जुड़ा है, तो वो पीछे वाली सारी क्लासेस अपनी ले। क्लियर है भाई। अब देखो मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ साइंस। और साइंस में आपके 3 टॉपिक होते हैं, आपको पता ही है। फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और आपका बायो होता है। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं वो बायो से बनते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमने आपका बायो वाला टॉपिक शुरू किया है। और बायो में आपके 4-5 टॉपिक कवर हो चुके हैं। और ये आपका नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है, आपका क्या, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की एक क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने आपको बहुत सारा कंटेंट दिया है, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चन तो कुछ ही हुए थे, बट आज की क्लास में क्वेश्चन ज़्यादा है और थोड़ा बहुत कंटेंट भी है। तो स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा बहुत कंटेंट दूंगी, देन हम क्वेश्चंस में मूव कर जाएंगे। मेरा पढ़ाने का तरीका क्या रहता है, जो बच्चे पुराने हैं उनको तो पता ही होगा कि मैं क्या कराती हूँ। पहले तो मैं आपको कंटेंट देती हूँ और फिर उसके बाद हम पीवाईक्यू करते हैं। मतलब कि कंटेंट प्लस पीवाईक्यू, ये एक बेस्ट कॉम्बो होता है किसी भी बच्चे का सक्सेस होने के लिए। किसी भी बच्चे को सक्सेस होने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो अपना सिलेबस कवर करने की, जो कि यहाँ पे हो ही रहा है, ठीक है, कंटेंट आपको कराया जा रहा है। दूसरी चीज़ होता है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप लगा लेते हो तो आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बिना मतलब सक्सेस होना तो पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है। तो जितना हो सके वहाँ से क्वेश्चंस लगाएं, ठीक है भाई। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। कल हम क्या पढ़ रहे थे, कल हम लोग पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में मैंने आपको समझाया था कि जो आपका नर्वस सिस्टम होता है उसके 2 भाग होते हैं। एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा आपका होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें बड़े बड़े मिनिस्टर और पीएम बैठते हैं। और उसमें आपका कौन कौन आता है, उसमें आपके आती हैं 2 चीज़ें। आपकी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ब्रेन आपका आता है उसमें, और उसमें आपकी आती है स्पाइनल कोड यानी कि आपका मस्तिष्क और आपका मेरुरज्जु। दोनों चीज़ें किस में आती हैं, दोनों चीज़ें सीएनएस में आती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती हैं। दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में वो आती हैं जो आपका मिनिस्टर्स के नीचे जो लोग काम करते हैं। मतलब कार्यकर्ता तो वो लोग भी हैं, काम करने वाले वो लोग भी हैं, लेकिन वो मिनिस्टर्स के नीचे बैठे। तो यहाँ क्या होता है कि सारे पीएनएस आपका इंफॉर्मेशन लेके कहाँ जाते हैं, सीएनएस के पास जाते हैं। और फिर सीएनएस क्या देता है, सीएनएस देता है आपको ऑर्डर। सीएनएस क्या देता है, सीएनएस देता है ऑर्डर। और ये पीएनएस क्या करते हैं, पीएनएस आपकी इंफॉर्मेशन इनके पास लेकर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। इसके बाद जो ब्रेन होता है, ब्रेन के 3 भाग होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे क्योंकि हमारा क्वेश्चन आ गया था। तो वहीं पे हमने हिंड ब्रेन के बारे में डिस्कस कर लिया था कि हिंड ब्रेन के 2 भाग होते हैं, कैसे कैसे क्या होते हैं, वो कैसे कैसे काम करते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मैं आपको आज की क्लास में कवर कराऊंगी। मिड ब्रेन से कोई खास क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए हम इसको इतना कवर करने की मतलब ज़रूरत है नहीं इसको, ठीक है भाई। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें 2 भाग होते हैं। एक आपका सोमैटिक पीएनएस होता है, एक ऑटोनोमिक पीएनएस होता है। सोमैटिक पीएनएस वो होता है जो जोड़ों में होता है, पेयर्स में, जो पेयर्स में होता है। और जो सिंगल होता है वो ऑटोनोमिक होता है। जो सिंगल होता है वो कैसा होता है, वो आपका ऑटोनोमिक होता है। तो जो आपका क्या होता है, जो आपका होता है जोड़ों में, वो होता है सोमैटिक पीएनएस, ठीक है। और जो आपका सिंगल होता है वो होता है ऑटोनोमिक पीएनएस। अब जोड़े में हमारे क्या क्या होता है, एक तो हमारी क्रेनियल नर्व्स होती हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से यहीं पे समझाना चाहूँगी, तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनो। क्रेनियल नर्व में 12 जोड़े होते हैं। इसमें 12 जोड़े क्या क्या होते हैं, इसमें एक तो होती है हमारी सेंसिस वाली, हमारी क्या होती हैं, सेंसस वाली हमारी नर्व्स होती हैं।
सेंसेस वाली नर्व्स होती हैं जो कि इंफॉर्मेशन लेकर जाती हैं। सेंसेस वाली जैसे कि आपकी ईयर की, जैसे कि आपकी नोज की, जैसे कि आपकी टंग की, है ना, जैसे कि आपकी आई की। तो ये सारी किस में आते हैं? ये सारी सेंसेस में आती हैं। ये सारी किस में आएंगी? ये सारी आपकी सेंसेस में आएंगी। और दूसरा इसमें कौन सी होती है? मतलब इस 12 जोड़े में पहली आपकी सेंसेस वाले होते हैं, दूसरे आपके कौन सी होते हैं? दूसरे आपके होते हैं इंटरनल ऑर्गन वाली। दूसरे आपके कौन से होते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स वाली। इंटरनल ऑर्गन्स वाली। इंटरनल ऑर्गन का मतलब यहाँ पे क्या है? जैसे कि आपका स्टमक, अगर स्टमक से कोई इन्फॉर्मेशन लेके जानी है तो स्टमक। जैसे कि आपका लीवर, अगर लीवर से कोई इन्फॉर्मेशन लेके जानी है। जैसे कि आपका किडनी, अगर किडनी से कोई इन्फॉर्मेशन लेके जानी है। जैसे कि आपका हार्ट, अगर हार्ट से कोई इन्फॉर्मेशन लेके जानी है। तो अंदर जो इंटरनली जो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, इंटरनली जो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, वो सब किस में आते हैं? वो सब की इन्फॉर्मेशन कैसे जाते हैं? स्पाइनल नर्व उनकी इन्फॉर्मेशन, क्रेनियल नर्व उनकी इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं। क्लियर है भाई? आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर होगी। अब अगर स्पाइनल नर्व की बात करें, अगर स्पाइनल नर्व की बात करें तो स्पाइनल नर्व में क्या क्या आता है? तो स्पाइनल नर्व में आपकी आती हैं हाथ पैरों की, जो हाथों और पैरों से जो इंफॉर्मेशन जाती है, जो हाथ पैरों से जो इंफॉर्मेशन जाती है, हाथ पैरों से जो इंफॉर्मेशन जाती है, वो आपकी कौन लेकर जाती है? वो आपकी लेकर जाती है स्पाइनल नर्व। समझ में आ रहा है? तो ये आपकी कितनी है? 12 जोड़े। और ये आपकी कितनी होती है? ये आपकी होती है 31 जोड़े। कितनी होती है? ये आपकी 31 जोड़े होती है। क्लियर है भाई? आपका रह गया है ऑटोनोमिक पीएनएस, जिसको मैं आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। सोमैटिक पीएनएस को मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये मैंने आपको बताया ही था कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके 3 भाग होते हैं आपका। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 भाग होते हैं। एक आपका ब्रेन होता है और दूसरा आपका स्पाइनल कोड होता है। तो ब्रेन जो है उसके 3 भाग होते हैं। ब्रेन के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका फोर ब्रेन होता है, दूसरा आपका मिड ब्रेन होता है, तीसरा आपका हिंड ब्रेन होता है। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है आपका इसको कहते हैं अग्र मस्तिष्क, मतलब सबसे आगे वाला। इसको फ्रंट मस्तिष्क भी कहते हैं। फ्रंटल लोब इसी का भाग है, मतलब पहले वाला मस्तिष्क एकदम। और आपका मिड ब्रेन, इसको मीजोएन्सेफ्लोन कहते हैं। अच्छा, एक वर्ड और आपको ध्यान रखना है, मैं आपको नोट करवा देती हूँ ये चीज़, कि जहाँ पे भी आपको ये शब्द मिले, जहाँ पे भी आपको शब्द मिले, नोट करो, जहाँ पे भी साइंस में आपको शब्द मिले सेफ्लोन, जहां पे भी आपको शब्द मिले सेफ्लोन, सेफ्लोन, तो सेफ्लोन शब्द का वर्ड है, मीनिंग है माइंड। वहीं पे आपकी किस चीज की बात हो रही है? वहीं पे आपकी किसकी बात हो रही है? दिमाग की बात हो रही है। यानी कि वहीं पे आपकी किसकी बात हो रही है? वहीं पे आपकी मस्तिष्क की बात हो रही है। जहां पे भी सेफ्लोन वर्ड दिखे वहीं पे मस्तिष्क की बातचीत होती है। समझ में आ रहा है? और ये सेफ्लोन शब्द कैसा है? वही जो हमारा हमेशा होता है, ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है ये। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन के कुछ भाग हैं। ठीक है भाई, जैसे कि सैरिबैलम हमने पार्ट कल पढ़ा था, ये किसका भाग है? ये हिंड ब्रेन का भाग है ना? ये हिंड ब्रेन का भाग है। ऑसिपिटल लॉब, पैरिटियल लॉब, फ्रंटल लॉब, टेम्पोरल लॉब, ये सब किसके भाग है? ये सब आपके फोर ब्रेन के भाग हैं। हम अभी आगे फोर ब्रेन आपका अच्छे से बहुत कवर करने वाले हैं। फिर स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड किसका भाग है? स्पाइनल कॉर्ड आपका CNS का भाग है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये आपका है फोर ब्रेन। तो जो फोर ब्रेन है उसके 2 भाग होते हैं। फोर ब्रेन को अगर डिवाइड किया जाए तो फोर ब्रेन के 2 भाग होते हैं। 2 भाग कौन कौन से होते हैं फोर ब्रेन के? ये देखो, फोर ब्रेन के 2 भाग है, एक तो सैरिबरम और दूसरा क्या है? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये इसके 2 भाग होते हैं। तो सैरिबैरम तो ये भाग हो गया जिसमें आपकी ये 4 लोब्स आती हैं। ये 4 आती हैं लोब्स, ये 4 लोब्स आती हैं। रुको, मैं इसको दूसरे कलर से एक बार लिख देती हूँ। ये 4 हमारी इसमें लोब आएंगी। ठीक है, और हिंदी में भी इनके नाम सेम रहेंगे। ये मत सोचना कि मैडम तो सिर्फ इंग्लिश में करा रही है, तो हिंदी में भी इसके नाम सेम रहेंगे। ठीक है, और दूसरा इसका भाग कौन सा रहेगा? फोर ब्रेन का भाग डाईएन्सेफ्लोन। अब देखो, सेफ्लोन मतलब मस्तिष्क और डाई मतलब 2।
डाई मतलब दो, तो यहाँ पे दो चीजें आ गई, एक आपका थैलेमस आ गया और एक आपका हाइपोथैलेमस आ गया। तो एक पार्ट आपका फोरब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क का एक भाग कौन सा हो गया, सेरिब्रम हो गया, और दूसरा भाग कौन सा आ गया, डाईएंसेफ्लोन यानी कि द्वि मस्तिष्क हो गया। और द्वि मस्तिष्क में हम क्या क्या भाग पढ़ते हैं, थैलेमस पढ़ते हैं और हाइपोथैलेमस पढ़ते हैं। और सेरिबेरम में हम अपने 4 लोब्स पढ़ते हैं, 4 लोब्स, फ्रंटल, पैरिटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। ध्यान से देखो, ये रहा आपका फ्रंटल लोब, ये रहा आपका फ्रंटल लोब, यहां लिखते हैं हम, यहां बहुत अच्छे से लिखेंगे। देखो सेरिबेलम, ये आपका सेरिबेरम वाला पार्ट है। ये जो आपको ये दिख रहा है, कैसे बताऊं, रुको एक मिनट, मैं आपको ना इसकी अंडरलाइन करके बता देती हूँ। ये जो अंडरलाइन मैं कर रही हूं, ये जितना पार्ट है ये आपका सारा सेरिबेरम है। ये देखो, ये वाला पार्ट, ये जितना भी रेड वाला मैंने आपके लिए क्या किया है, अंडरलाइन किया है, जितना भी मैंने आपके लिए रेड वाला अंडरलाइन किया है, रेड वाला पार्ट आपका क्या है, रेड वाला पार्ट आपका सारा ही सेरिब्रम है, सारा ही सेरिब्रम है। और इसी में सेरिब्रम के इसी में आपके सेरिब्रम के कितने भाग होते हैं, सेरिब्रम के इसी में 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं आपके, 4 भाग हैं आपके। एक तो आपका क्या, फ्रंटल लोब, तो फ्रंटल लोब मतलब सबसे फ्रंट वाले को, इस वाले को कहते हैं फ्रंटल, इस वाले को क्या कहते हैं, फ्रंटल। ये देखो यहाँ पे रहा, ये रहा फ्रंटल लोब, ठीक है। इसके बाद इस वाले को कहते हैं, यहाँ पीछे वाले को कहते हैं पैरिटल लोब, है ना, इसी को क्या कहते हैं, पैरिटल लोब कहते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिखाती हूँ, ये रहा पैरिटल लोब। फिर आपका क्या रह गया, फिर आपका रह गया टेम्पोरल, एक मिनट, हाँ, फिर आपका रह गया टेम्पोरल लोब। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, एक मिनट, इसको बढ़ाना पड़ेगा, ये वाला भाग जो आपका आएगा, ये आपका कितना है, रेड के अंदर वाला जितना भी भाग है आपका, ये सारा आपका क्या है, सारा आपका है अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा टेम्पोरल। एक सेकंड देखो पहले इसमें समझा देती हूँ, दूसरा कलर ले लेते हैं। एक तो ये फ्रंटल हो गया, सबसे पहले वाला भाग हो गया, फिर ये पैरिटल लोब हो गया, पहला भाग ये हो गया, फिर दूसरा भाग ये हो गया, फिर तीसरा भाग ये टेम्पोरल लोब हो गया, और चौथा भाग ये ऑसिपिटल लोब हो गया, ठीक है। तो पहला भाग हमने लिख लिया है, हमारा क्या है, पहला भाग हमारा फ्रंटल है, दूसरा भाग हमारा पैरिटल है, लिख लिया है हमने। फिर तीसरा भाग हमारा ये वाला कौन सा आएगा, ये वाला हमारा आ जाएगा टेम्पोरल, ये वाला हमारा कौन सा आ जाएगा, टेम्पोरल, ये तीसरा भाग है। और चौथा भाग हमारा ये पीछे वाला जाएगा, कौन से वाला, ऑसिपिटल, ऑसिपिटल, ऑसिपिटल। और ये वाला भाग नीचे वाला तो आपको पता है, ये जो ये ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है, ये देखो, ये जो ब्लू ब्लू कलर का ये वाला भाग आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, ये वाला भाग तो मैंने आपको कल ही बता दिया था किसका पार्ट है, ये आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है, यानी कि आपके पश्चिम मस्तिष्क का पार्ट है। ये कौन सा है, आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये जो इसमें लाल लाल रंग का यहाँ पे दिख रहा है, मैं इसको पिंक कलर का बनाना चाहूंगी। ये जो बीच का हिस्सा आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका है थैलेमस, या आपका क्या है, थैलेमस। और थैलेमस की है यहाँ एक नीचे एक पूंछ सी निकली होती है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो ये आपके कैसे, ये आपके किस चीज़ के भाग हो गए, ये सारे आपके माइंड के पार्ट्स हो गए। क्लियर है भाई। अब हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ फोर ब्रेन, यानी कि अग्र मस्तिष्क के कार्य, यानी कि क्या पढ़ेंगे, अग्र मस्तिष्क के कार्य हम लोग पढ़ेंगे, अग्र मस्तिष्क के कार्य हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहला है हमारा फ्रंटल। तो फ्रंटल जो है वो किस किस चीज का केंद्र है, सेंटर फोर, यानी कि किस चीज का केंद्र है, किस चीज का केंद्र है, किस चीज का केंद्र है, ये चीज हम इसमें पढ़ेंगे, किस चीज का केंद्र है। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, फ्रंटल जो है मतलब पहला भाग, फ्रंटल कौन से वाला है, ये वाला भाग जो फ्रंट वाला भाग है, ये किस किस चीज का केंद्र है, ये है आपका रीडिंग का, रीडिंग यानी कि पढ़ने का, पढ़ना। दूसरा आपका किसका है, राइटिंग का, राइटिंग मतलब कि लिखने का ये केंद्र है,
लिखने का केंद्र है। तीसरा क्या है, लर्निंग का, मतलब कि याद करने का एक केंद्र है। फिर है रीजनिंग का, रीजनिंग मतलब तर्क करना, तर्क करने का एक केंद्र है। फिर है थिंकिंग यानी कि सोचना, सोचने का एक केंद्र है। तो कहने का मतलब है कि जितने भी हमारी मेंटल एबिलिटीज होती हैं, जिनको हम मेंटल एबिलिटी कहते हैं, सोचना, समझना, पढ़ना, लिखना, है ना, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, दिमागी चीज़ों में आती है, दिमागी कार्यों में आती हैं। तो जितनी भी हमारी मेंटल एबिलिटीज होती हैं, उन सब का केंद्र कौन होता है, उन सब का केंद्र होता है फ्रंटल। उन सब का केंद्र क्या होता है, फ्रंटल। अब दूसरा है पैरिटल। दूसरा कौन सा है, पैरिटल। पैरिटल कौन से वाला है, ये वाला आपका पैरिटल भाग है। अब ये वाला भाग किस किस चीज का केंद्र है, ये वाला भाग है टच करने का। टच करने का मतलब छूने का, छूना। छूने से क्या होगा, हमें चीजें फील होती हैं, मतलब छू के चीजें फील करने का। रफ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, कैसा सरफेस है ना, ये चीजें। टेस्ट मतलब चखना, है ना, तो चखना यानी कि आपका टेस्ट कैसा है, कड़वा है, मीठा है, खट्टा है ना, कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, कैसा टेस्ट है। तो ये सारी चीजें कौन करेगा, पैरिटल देखेगा। तीसरी चीज है प्रेशर। प्रेशर का मतलब है दबाव। अब दबाव का मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ। दबाव का मीनिंग है कि आपकी बॉडी जैसे कि आपने देखा होगा कोई मौसम ऐसा होता है जिसमें बहुत आंधी चलती है। तो जब बहुत तेज आंधी चलती है, बहुत तेज हमारे पास से हवा निकलती है, तो जब बहुत तेज हमारे पास से हवा निकलती है तो हम क्या करते हैं, दबाव फील करते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी बॉडी को ना कोई प्रेशराइज कर रहा है, हमारी बॉडी को जैसे कोई प्रेशराइज कर रहा है। जैसे अभी सर्दियों का मौसम है, मान लिया कि सर्दियों का मौसम और आपको फीवर लग रहा है, आपको फीवर हो रहा है, तो आप क्या करते हो, 2-3 कंबल ऊपर नीचे जोड़ के अपना फिर उसको लेके और फिर सोते हो। लेकिन उसके साथ साथ आपकी बॉडी को प्रेशर भी फील होता है, क्योंकि उस चीज का वजन आपकी बॉडी पे होता है, तो आपकी बॉडी को दबाव फील होता है। तो ये चीज कौन फील कराता है, इस चीज का सेंटर कौन है, इस चीज का सेंटर है आपका पैरिटल। क्लियर है भाई। नेक्स्ट देखते हैं टेम्पोरल। तो टेम्पोरल किस चीज का भाग है, लिसनिंग का यानी कि सुनने का, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझने का, और स्पीच यानी कि बोलने का। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, तो इस चीज को हैंडल कौन कर रहा है, मेरे माइंड का कौन सा वाला पार्ट इस चीज को हैंडल कर रहा है, तो टेम्पोरल वाला पार्ट इस चीज को हैंडल कर रहा है। ठीक है भाई। टेम्पोरल को ही क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज हिप्पोकैम्पस। यानी कि हिप्पोकैम्पस मतलब यादाश्त का केंद्र, यादाश्त जो याद रहते हैं, यादाश्त का केंद्र। हिप्पोकैम्पस भी इसको कहते हैं। अगर टेम्पोरल पे चोट लग जाती है तो लोगों की याददाश्त चली जाती है। देखो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। टेम्पोरल हमारा कहाँ है, यहाँ पे। टेम्पोरल हमारा कहाँ है, यहाँ पे। तो जब इस हिस्से पे चोट लग जाती है तो लोग कुछ अपनी मेमोरीज भूल जाते हैं। लोग क्या करते हैं, कुछ अपनी मेमोरीज भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हिप्पोकैम्पस भी कहते हैं, इसको याददाश्त का केंद्र माना जाता है। अब अगला कौन सा है आपका, ऑसिपिटल क्या है, सेंटर फॉर लुकिंग यानी कि जो हम देख रहे हैं उसको देखने में हमें कौन सक्षम बनाता है, देखने का हमारा सेंटर कौन है, तो देखने का हमारा सेंटर है ऑसिपिटल। ठीक है। आगे है आपका थैलेमस क्या है, इट इज सेंटर फॉर पेन। मान लिया कि मुझे चोट लग गई, मैं अभी जो है वो एप्पल खा रही थी, और एप्पल खाते वक्त क्या हुआ, एप्पल मैं कट कर रही थी, तो कट करते वक्त क्या हुआ, मेरे हाथ में नाइफ लग गया। तो मेरे हाथ में जैसे ही नाइफ लग गया तो मुझे दर्द होना शुरू हो गया। तो वो पेन आपको कौन फील कराता है, तो बॉडी में जो हमें पेन फील कराता है वो होता है थैलेमस। बॉडी में पेन कौन फील कराता है, पेन फील कराता है थैलेमस। समझ में आ रहा है। और जो पेन किलर हम लेते हैं, आपको लगता है ना कि हमें तो मतलब दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, या हमें पैर में दर्द हो रहा है, या हमें चोट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है, वो गोली दवाई जो आप खाते हो, जो पेन किलर आप लेते हो, वो जाके उस दर्द को ठीक करती है? नहीं, वो क्या करती है, वो थैलेमस को कंट्रोल करती है। वो दवाई सीधा जाके थैलेमस पे इफेक्ट करती है, और थैलेमस जो है वो पेन फील करना भुला देता है। मतलब फिर हम पेन फील नहीं कर पाते। तो ये चीज होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पेन नहीं हो रहा, पेन आपको होता है। ठीक है। अगला है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस मैंने आपको बताया कि ये जो थैलेमस वाला पार्ट है, इसकी एक पूंछ सी निकली होती है, इसी को हाइपोथैलेमस बोल देते हैं। ये थैलेमस वाला पार्ट है, इसकी एक पूंछ सी निकली होती है, इसको हाइपोथैलेमस बोल देते हैं। तो हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, नोन एज मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड को। हमारा जो
ब्रेन होता है, हमारे ब्रेन में बिल्कुल यहाँ पे थर्ड आई जहाँ होती है, यहाँ थर्ड आई होती है, तो थर्ड आई के बिल्कुल यहाँ पे एक ग्लैंड होती है जिसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जब तक हार्मोन रिलीज नहीं करेगी तब तक उसको हाइपोथैलेमस सिग्नल नहीं देगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारी बॉडी की बहुत ही मेन ग्लैंड है, बहुत मेन ग्रंथि है, बहुत मुख्य ग्रंथि है। तो इतनी मुख्य ग्रंथि को जब ये सिग्नल देता है हार्मोन रिलीज करने के लिए, तभी वो हार्मोन रिलीज करती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी में जो मेन सबसे ग्लैंड है उसको ये कंट्रोल करता है ना, उसको ये कंट्रोल करता है, इसलिए मास्टर ग्लैंड हो गया। अगला हाइपोथैलेमस, इट इज सेंटर फॉर फीलिंग एंड इमोशंस। जो हम फीलिंग, हमारे अंदर जो फीलिंग्स होती हैं या जो इमोशंस होते हैं, जो चीज़ें हम फील करते हैं, है ना, जैसे हम रो रहे हैं, हंस रहे हैं, हमें खुशी लग रही है, हम किसी से जेलस हो रहे हैं, हमें ईर्ष्या हो रही है, तो वो सारी चीज़ें क्या है, इमोशंस हैं, है ना। कोई हमें अच्छा लगता है, हम उससे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, हम अपने मम्मी से, पापा से, अपने बच्चों से, अपने भाई बहन से प्यार करते हैं, उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ये सब लव वाली फीलिंग हो गई। तो ये चीज़ें क्या है, हमारी इमोशंस है। तो इमोशंस कौन आपको कौन फील कराता है, इमोशंस आपको फील कराता है हाइपोथैलेमस। दूसरा है आपकी फीलिंग्स, फीलिंग्स जैसे कि हंग्री, आपको हंग्री फील हो रहा है, आपको बहुत भूख लगी हुई है, बहुत भूख फील हो रही है, आपको थ्रस्टी लग रहा है, बहुत मतलब प्यास लगी हुई है, आप बहुत स्लीपी फील कर रहे हो, आप बहुत स्लीपी फील करो, मतलब एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मैं सोने वाली हूँ या सोने वाला हूँ, सोने का मन कर रहा है। तो ये सब क्या है, हमारी फीलिंग्स है, और ये सब फीलिंग्स कौन फील कराता है, ये हमें हाइपोथैलेमस फील कराता है। क्लियर है भाई। तो फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन में आपका इतना ही आता है, और ट्रस्ट मी आप इतना कर लेते हो तो इससे बाहर क्वेश्चन जाने का तो मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये कहा था, मैंने आपको यहाँ पे ये कहा था कि ब्रेन के पार्ट्स तो हमने अलग से पढ़े हैं, ब्रेन के पार्ट्स हमने अलग से पढ़े। फोर ब्रेन मैंने आपको अभी अभी पढ़ा है, मिड ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, हिंड ब्रेन मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था, आज की क्लास में एक क्वेश्चन में दोबारा से हिंड ब्रेन का क्वेश्चन आएगा तो मैं वहाँ पे रिपीट कर दूंगी। उसके बाद सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो भाग है, सोमैटिक पीएनएस, ऑटोनोमिक पीएनएस। सोमैटिक में सब कुछ पेयर्स में होता है, जिसको मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा चुकी हूँ। और दूसरे वाला पार्ट आपका कौन सा बचता है, ऑटोनोमिक पीएनएस। ऑटोनोमिक पीएनएस को मैं आपको सेपरेटली समझाना चाहती हूँ। ये देखो, ये मैंने ऑटोनोमिक पीएनएस की शीट डलवाई है, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसको मैं आपको बिल्कुल अलग से समझाना चाहती हूँ। देखो, ऑटोनोमिक पीएनएस मतलब आपका क्या होता है, एएनएस क्या होता है। तो एएनएस में आपके दो टाइप के होते हैं, एएनएस आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका सिंपैथेटिक और एक आपका पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक एएनएस को कहते हैं अनुकंपी, इसको क्या कहेंगे, अनुकंपी, अनुकंपी परिधीय तंत्रिका तंत्र। और ये क्या होगा, ये होगा परानुकंपी, परानुकंपी परिधीय तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब इसमें यहाँ पे मैंने एक एक पॉइंट लिखवाया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक एक पॉइंट लिखवाया हुआ है, और वो एक पॉइंट क्या है, वो एक पॉइंट क्या है, इस पे स्टार लगा सकते हो आप, इस पे स्टार लगा सकते हो आप। वो एक पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझेंगे। एक पॉइंट इसमें मैंने लिखवाया है, इन इमरजेंसी सिचुएशन मैक्सिमम रेट्स इंक्रीजेज इन अवर बॉडी। सिंपैथेटिक एएनएस क्या करता है, नर्वस सिस्टम क्या करता है, जब भी कोई आपातकाल स्थिति होती है, जब भी क्या होगा, आपातकाल स्थिति में, आपातकाल स्थिति में, आपातकाल स्थिति में क्या होगा, स्थिति में रेट बढ़ जाएंगे, रेट इंक्रीज, रेट इंक्रीज। जैसे कि किस किस चीज का रेट इंक्रीज होगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो हमारी हार्ट बीट बढ़ेगी, ध्यान से सुनो। जब भी आपातकालीन स्थिति होती है, मान लिया हम डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, तो हमारी हार्ट बीट का रेट क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा, हमारी हार्ट बीट का रेट क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा। दूसरा क्या बढ़ेगा, हमारे दूसरा क्या होगा, जब भी हम डरे होते हैं तो और क्या होता है, हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, मतलब हम बहुत फटाफट सांस लेते हैं, हमारा ब्रीदिंग रेट भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और भी ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारा बीपी बढ़ जाता है, जैसे हमारा बीपी बढ़ जाता है, हमारी बॉडी में क्या होगा, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ होंगी। और क्या, हमारा डाइजेशन बढ़ जाएगा, हमारा डाइजेशन बढ़ जाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
लेकिन इसमें दो चीजें, मैंने क्या लिखवाया हुआ है ध्यान से सुनो, मैंने इसमें लिखवाया मैक्सिमम रेट्स इंक्रीजेस, लेकिन इसमें दो रेट जो हैं वो डिक्रीज होते हैं। एक्चुअल में दो रेट डिक्रीज होते हैं। डिक्रीज क्या होते हैं मैं बताती हूँ। एक तो सलाइवा रेट, एक तो सलाइवा रेट। सलाइवा रेट का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। सलाइवा रेट का मतलब ये है कि जब हम डरे होते हैं तो हमारा मुंह सूखता है। ऐसा नहीं है कि हमारे मुंह में पानी आता है, जब हम डरे होते हैं तो हमारा मुंह सूख जाता है। हमारा मुंह क्यों सूख जाता है? क्योंकि हमारी बॉडी जिस रेट से सलाइवा बनाती है वो रेट घट जाता है। हमारी बॉडी जिस रेट से सलाइवा बनाती है वो रेट हमारा घट जाता है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो घटती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो बढ़ती हैं। ठीक है, तो जब चीज़ें बढ़ती हैं और घटती हैं, यानी कि जब हम इमरजेंसी वाली सिचुएशन में होते हैं तो कुछ चीज़ें बढ़ती हैं, और जब हम इमरजेंसी सिचुएशन से निकल जाते हैं तो कुछ चीज़ें घटती हैं। तो कुछ चीज़ें क्या होती है? घटती हैं। तो आपको इसमें क्या समझना है? आपको इसमें यह समझना है कि एएनएस में क्या क्या चीज़ें घटती हैं और आपका मतलब सिंपैथेटिक एएनएस में क्या क्या चीज़ें बढ़ती हैं और क्या क्या चीज़ें घटती हैं। तो बढ़ने वाली चीज़ों में हमने क्या क्या देखा? एक आपकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ती है, फिर आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ता है। ठीक है, अच्छा बीपी बढ़ता है। बीपी बढ़ता है क्योंकि आपका, इनको एक बार अच्छे से नोट कराती हूँ मैं, रुको एक सेकेंड। सबसे पहले इसमें क्या लिखोगे आप? हार्ट बीट बढ़ती है, हार्ट बीट इंक्रीज। दूसरा क्या लिखोगे? दूसरा लिखोगे ब्रीदिंग रेट इंक्रीज। दूसरा लिखोगे ब्रीदिंग रेट इंक्रीज। फिर तीसरा क्या लिखोगे? तीसरा लिखोगे ब्लड वेसल डायामीटर इंक्रीज। ठीक है, अब ब्लड वेसल डायमीटर इंक्रीज। अच्छा तीसरा लिखोगे प्यूपिल ऑफ आई इंक्रीज। मतलब जब आप डरे हुए होते हो तो आंखों की पुतली जो है वो बढ़ जाती है, आंखों की पुतली बढ़ जाती है। तीसरा, जब अगर ब्लड वेसल बढ़ेगी तो बीपी का रेट भी बढ़ेगा, तीसरा आपका स्वेटिंग रेट बढ़ेगा। स्वेटिंग रेट, जब आप डरे होगे तो आपको क्या आएगा? आपको आएगा पसीना। आपको क्या आएगा? पसीना आएगा। ठीक है, आपको क्या आएगा? पसीना आएगा। और इसमें दो चीजें डिक्रीज हो जाती हैं, तो डिक्रीज वाली हेडिंग में एक बार अलग डाल देती हूँ। इंक्रीज वाली क्या है? ये आपकी चीजें हैं इंक्रीज, इन चीजों का रेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। और डिक्रीज वाली चीजें अलग से लिख देती हूँ, डिक्रीजिंग रेट। तो इसमें दो चीजें डिक्रीज होती हैं आपकी। पहली चीज जो डिक्रीज होगी वो क्या होगी? फॉर्मेशन ऑफ सलाइवा, या फिर आप एक लिख सकते हो सलाइवा रेट। यस, सलाइवा रेट। तो सलाइवा का जो रेट है बनने का वो कम हो जाएगा। और दूसरी चीज इसमें क्या? दूसरी चीज इसमें आ जाएगी आपकी डाइजेशन रेट। आपका पाचन नहीं हो पाएगा, डाइजेस्टिव रेट। तो डाइजेस्टिव रेट भी क्या होगा? घट जाएगा। क्लियर है भाई? तो जब भी हम डरे होते हैं तो सिंपैथेटिक एएनएस आपकी काम करती है, और उस समय पे ये चीज़ों के रेट तो आपके क्या होते हैं? इन सारी चीज़ों के रेट आपके बढ़ते हैं, और इन चीज़ों के रेट क्या होते हैं? इन चीज़ों के रेट आपके घट जाते हैं। क्लियर है भाई? अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? ये सिचुएशन को नॉर्मल करता है, नॉर्मल ऑल रेट्स। अब नॉर्मल ऑल रेट्स का मतलब ये है कि जब हम इमरजेंसी की सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं तो कौन एक्टिव हो जाता है? पैरासिम्पैथेटिक एएनएस एक्टिव हो जाता है, और जितनी चीज़ें यहाँ पे बढ़ी थी वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। और जितनी चीज़ें यहाँ घटी थी वो सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। यानी कि सारे रेट जितनी हमारी बॉडी में होने चाहिए थे वो सारे रेट उतने ही वैसे ही करके नॉर्मल हो जाएंगे। क्लियर है भाई? क्लियर है ना? तो ऐसे करके आपका जो पैरासिम्पैथेटिक एएनएस है और जो पैरासिम्पैथेटिक एएनएस है वो ऐसे करके काम करता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमारे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद द एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट।
तो ह्यूमन हार्ट के एनाटॉमी से रिलेटेड क्या है इसमें? तो आंसर इज सी। तुम्हें पता ही है सेरिबेलम क्या है, माइंड का पार्ट है। मेडुला क्या है, माइंड का पार्ट है। सेरिब्रम क्या है, माइंड का पार्ट है। अभी हम सारे तो पढ़ चुके हैं। तो इसमें से अरोटा इज द राइट आंसर, मतलब सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ये अरोटा के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू परफॉर्म एन एक्टिविटी सच एज पिकिंग अप अ पेंसिल फ्रॉम द फ्लोर? ध्यान से सुनो, हमें फ्लोर से पेंसिल उठानी है। हमें क्या करना है? फ्लोर से पेंसिल उठानी है। तो अगर हम फ्लोर से पेंसिल उठा रहे हैं तो मतलब हम अपनी मर्जी से उठा रहे हैं। हम अपनी मर्जी से उठा रहे हैं, और मर्जी से मतलब जब हम उठा रहे हैं तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी होगी ऐच्छिक एक्टिविटी। ये हमारी क्या होगी? ऐच्छिक एक्टिविटी हो गई, ऐच्छिक एक्टिविटी। तो मैंने आपको कल हिंड ब्रेन के 2 पार्ट पढ़ाए थे, जिसमें एक पार्ट क्या करता है? इच्छा से काम करवाता है, और दूसरा पार्ट जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम आपका इच्छा वाले काम करता है, जो हम अपनी इच्छा से करेंगे। जैसे हम अपनी इच्छा से एक्सरसाइज करेंगे, हम अपनी इच्छा से रनिंग करेंगे, है ना, हम अपनी इच्छा से जिम करेंगे, हम अपनी इच्छा से सोएंगे। तो ये सब क्या है? ये सब हमारी इच्छा वाली एक्टिविटी होती है, और ये सब कौन आपका करता है? सेरिबेलम, सेरिबेलम। और दूसरा पार्ट आपको कौन सा था? ये देखो, मैंने आपका हिंड ब्रेन का यहाँ पे भी लगवाया हुआ है। हिंड ब्रेन के आपके 2 पार्ट है, सेरिबेलम और दूसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें मोलेंट्री मसल्स काम करती हैं, वो मसल्स जिनको हम अपनी इच्छा से चलाते हैं, ठीक है। और 2 चीजें इसमें सिर्फ इनवॉलेंट्री होती है, एक तो बॉडी टेम्परेचर, एक बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। वो अपनी ये जो है वो अपने हिसाब से काम करता है, और इट इज सेंटर फॉर आपका इनवॉलेंट्री मसल्स, जैसे कि ब्रीदिंग, सांस लेना। हमारी मर्जी नहीं है कि हम सांस लेंगे। जैसे मैं ये नहीं कह सकती कि मैं तो आज पूरा दिन सांस ही नहीं लूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे सांस तो लेनी पड़ेगी, है ना। अब जैसे ये हार्ट बीट, अब ऐसा नहीं है कि मैं तो अपने दिल को आज धड़कने ही नहीं दूंगी, मैं तो इसको परसों से बोलूंगी कि परसों से धड़कना शुरू करियो, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो हार्ट बीट, आपका स्नीजिंग, छींकना, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी छींक रोक लूंगी। वैसे ही खांसना, ऐसा नहीं है कि आप कोई खांसना मतलब रोक सकते हो, ऐसा नहीं है आप अपनी उल्टी रोक सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप रेस्पिरेशन रोक सकते हो। रेस्पिरेशन क्या है? एक इंट्रासेलुलर आपका प्रोसेस है। इंट्रासेलुलर प्रोसेस मतलब आपका बिल्कुल सेल के अंदर जाके हो रहा है। सेल के अंदर जाके क्या कि डाइजेशन से आपका गया ग्लूकोज, रेस्पिरेशन से आपका क्या आया है? आपका O2 आया है, और दोनों चीजें मिलके क्या बना रही? ATP बना रही है, एनर्जी बना रही है। तो क्या आप सेल को ये बोलोगे कि खबरदार अगर आज तूने ATP बनाई तो? नहीं कर सकते आप ऐसा। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी हैं आपकी अनवॉलेंट्री एक्टिविटीज, और इन सबको कौन हैंडल करता है? इन सबको हमारे माइंड का पार्ट हैंडल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। समझ में आ रहा है भाई? आगे बढ़ते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन? तो ब्रेन का कौन सा पार्ट नहीं है? अब मैंने आपको अभी पढ़ाया है कि थैलेमस हमारे ब्रेन का पार्ट है। कौन से ब्रेन का पार्ट है? आपके 4 ब्रेन का पार्ट है। पॉन्स हमारे ब्रेन का पार्ट है। कौन से ब्रेन का पार्ट है? हिंड ब्रेन का पार्ट है ना। हिंड ब्रेन के भी हमारे 3 भाग थे। ये देखो पीछे, मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ। दैट इज पॉन्स, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड दैट इज सेरिबेलम। ये तीनों पार्ट किसके होते हैं? हिंड ब्रेन के पार्ट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका मेडुला, अभी अभी हमने पढ़ा मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है ना। ये भी किसका है? ये भी आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है, ये भी हिंड ब्रेन का पार्ट है, ये 4 ब्रेन का पार्ट है। तो आंसर इज पिना। आंसर इज पिना। पिना क्या होता है मैं आपको ध्यान से समझाती हूँ। मैं आपको बताती हूँ पिना क्या होता है। जैसे कि एक इंसान है, तो इंसान के कान का ये है क्या? छेद। ये क्या है? कान का होल है। अब कान का होल तो इंसान का है, लेकिन उसके ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कान के ऊपर, कान के होल के ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और ये जो बाहर आपका दिखता है इसी को कहते हैं पिना। इसी को क्या कहते हैं? पिना। मतलब कान का ये वाला जो चीज आपको दिखती है, ये वाली चीज जो आपको दिखती है, ये क्या है? ये है ईयर पिना। ये क्या है? ईयर पिना। समझ में आ रहा है? तो इसी को ईयर पिना कहते हैं। ये उसके बारे में आपका एक्सप्लेनेशन है, आप लोग पढ़ सकते हो। डेंड्राइट्स एंड एक्सोन आर पार्ट ऑफ विच सेल? कौन सी सेल के पार्ट आपके हैं? डेंड्राइन और एक्सोन। डेंड्राइन और अक्षतंतु किस कोशिका के भाग होते हैं? अब देखो, नेफ्रॉन तो हमने पढ़ लिया था, किसमें? आपका अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम में। उसके भाग तो मैंने आपको क्या पढ़ाए थे? ग्लोमेरुलस पढ़ाया था, बोमेन कैप्सूल पढ़ाया था, हिंस लूप पढ़ाया था, डक्ट पढ़ाया था। तो क्या उसमें डेंड्राइन एक्सोन कहीं पे था? नहीं। तो
तो ये आंसर नहीं है। रेड ब्लड सेल में ऐसा कुछ होता है? नहीं होता। व्हाइट ब्लड सेल में ऐसा कुछ होता है? नहीं होता। तो आंसर इज न्यूरॉन। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना तब भी आंसर आप कर सकते हो, तब भी आप आंसर कर सकते हो। अब देखो इसका मैंने ये डायग्राम लगवाया है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब मैंने आपको नर्वस सिस्टम एक्सप्लेन किया था कि हमारी बॉडी में जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे जाती है, हमारी बॉडी में जो इंफॉर्मेशन है वो फ्लो कैसे करती है, हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो कैसे करती है, तो वो इन्हीं से फ्लो करती है। और मैंने आपको बताया था, क्या मैंने आपको ये बताया था कि इसके आगे एक और लगी होगी, इसके आगे एक और लगी होगी, ऐसे करके इसके आगे एक और लगी होगी जो इनसे चिपके होंगे डेंड्राइन से, है ना, जो इनसे चिपके होंगे डेंड्राइन से, फिर आगे इसके एक और बनी होगी, ऐसे ही इसके पीछे एक और लगी होगी, ऐसे करके। तो ऐसे करके पूरा क्या होता है, ऐसे करके पूरा एक जाला बना रहता है, ऐसे करके क्या होता है, एक पूरा जाला बना रहता है। और ये पूरा जाला क्या करता है, पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन को फ्लो करता है ना। क्लियर है भाई? ये देखो, ये जो आगे के भाग होते हैं, जो बिल्कुल आगे का इसका हिस्सा होता है, इसको कहते हैं डेंड्राइन्स, इसको क्या कहते हैं, डेंड्राइन्स। और दूसरी उस चीज में उसमें क्या पूछी थी, दूसरी चीज इसमें क्या पूछी थी, एक्सोन। ये देखो डेंड्राइन्स और एक्सोन। तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स लगे होते हैं, ये देखो यहाँ पे कुछ ये शेल्स होते हैं जहाँ इंफॉर्मेशन ऐसे पोटेशियम और सोडियम की हेल्प से आपका इंफॉर्मेशन ऐसे फ्लो आगे करता है, करंट की उसमें जाता है फॉर्म में। तो ये जो दिख रहे हैं ना आपको, दैट इज एक्सोन, दैट इज एक्सोन। और ये जो बीच में एक्सोन के बीच में लगा हुआ है ये स्वान सेल है, ठीक है। स्वान नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने इसकी खोज की थी, इसीलिए उनके नाम पे इनका नाम पड़ गया है, ठीक है। ये नर्व की एंडिंग हो गई, मतलब ये एक सेल आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेल आपकी कंप्लीट हो गई है। ये एक सेल और दूसरी सेल के बीच में जो ये हल्का सा गैप होता है, जहाँ से इंफॉर्मेशन ऐसे उड़ती हुई करंट की फ्लो में दूसरे इसमें फ्लो करती है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साइनेप्स, इसको कहते हैं साइनेप्स। साइनेप्स क्या है, एक गैप है जहाँ से इंफॉर्मेशन ऐसे फ्लो करती है। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज degenerative disorder of the brain and of one of the several conditions that cause dementia, a progressive decline of mental functions resulting in memory loss and confusion। तो ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे इंसान का मेमोरी लॉस होता है, ठीक है, मानसिक कार्यों में आपका क्षय होता है, पागलपन उसको हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा मस्तिष्क की बीमारी है? तो मस्तिष्क की बीमारी आपकी कौन सी है? आपने सुना ही होगा, एमनेशिया तो सोने वाली होती है, ठीक है। और ये आघात, ये तो कुछ ढंग का जम नहीं रहा। तो एक ये बीमारी हमने सुनी हुई, अल्जाइमर, है ना। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी, अल्जाइमर। अल्जाइमर एक बीमारी होती है किसकी, ब्रेन की। ब्रेन की अल्जाइमर नाम की एक बीमारी होती है, और ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ये देख लेना आप। मैं आपको डायग्राम समझा देती हूँ। डायग्राम ये है कि ये आपका देखो हिप्पोकैम्पस वाला पार्ट होता है, ये भी मैंने पीछे बताया था कि ये हिप्पोकैम्पस वाला पार्ट है। और हिप्पोकैम्पस वाला पार्ट क्या है, हिप्पोकैम्पस वाले पार्ट को कहते हैं यादाश्त का केंद्र, यादाश्त का केंद्र। हिप्पोकैम्पस को क्या कहते हैं, यादाश्त का केंद्र। और आप देखो ये अल्जाइमर वाले बंदे के साथ क्या हो रहा है, ये यादाश्त का केंद्र खोखला हो गया है यहाँ से, ये देखो ये यादाश्त का केंद्र खोखला हो गया है, खोखला हो गया, ये हिप्पोकैम्पस खोखला हो गया। इसीलिए इस बंदे को क्या कह रहता है, इसकी यादाश्त चली जाती है, इसकी यादाश्त जो है वो चली जाती है, लोग जो है वो चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। द डैश इज इन द ह्यूमन बॉडी कंट्रोल्स एवरी एक्टिविटी दैट यू परफॉर्म्ड। तो मानव शरीर में आपके द्वारा किए जाने वाले हर कार्य को कौन नियंत्रित करता है? अब मैंने आपको बताया था कि एक फ्लोर से अभी अभी एक पेन उठाने वाला ऑप्शन आया था, वो भी कौन आपका कंट्रोल कर रहा है, नर्वस सिस्टम, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है ना, ब्रेन। तो ब्रेन किसका बनाता है, नर्वस सिस्टम का बना होता है।
ब्रेन आपका न्यूरॉन्स का बना होता है, मतलब नर्वस सिस्टम के अंडर आता है ना। तो हर चीज कौन कंट्रोल करेगा, तो बॉडी की हर चीज कंट्रोल करेगा आपका नर्वस सिस्टम। अगर मैं बोल भी रही हूँ अभी तो कौन कंट्रोल कर रहा है, नर्वस सिस्टम, ब्रेन मतलब हमारा। अभी मैं लिख रही हूँ, ब्रेन कर रहा है। अभी मैं ऐसे करके खुजला रही हूँ तो ब्रेन कर रहा है ना। तो जो भी कुछ अभी मैं देख रही हूँ तो लुकिंग का सेंटर हमने पढ़ा था, सेंटर फॉर लुकिंग, है ना, सेंटर फॉर लुकिंग पढ़ा था। तो ये सारी चीजें कौन कर रहा है, सारी चीजें कौन कर रहा है, सारी चीजें आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तो आंसर है तंत्रिका तंत्र। ये थोड़ा सा ऑप्शन जो है वो ऊपर नीचे लग गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इसका आपका हो जाएगा, ये इसका आपका एक्सप्लेनेशन है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट मसल है वो आइडेंटिफाई करनी है। तो हमारी बॉडी में लार्जेस्ट, सबसे पहले एक सवाल आता है, सबसे पहले मैं आपको मसल का कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको मसल का कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ। ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको मसल का कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ। सबसे पहले एक क्वेश्चन कॉमन आता है कि किसी भी इंसान की बॉडी में कितनी मसल्स होती हैं। तो किसी भी इंसान की बॉडी में मसल्स होती हैं 656, ठीक है। ये एक बहुत इजी सा डाटा है। वैसे तो 656 नहीं होती है, सही बताऊं तो वैसे तो 700 होती हैं, बट उनमें से फिर कुछ जोड़ों में नहीं है, कुछ हमारी बॉडी में काम नहीं करती हैं, कुछ सिंगल हैं, कुछ ऐसी हैं जो हमारी बॉडी में स्थित तो हैं लेकिन सालों से हमने यूज़ नहीं करी, हमारी बॉडी में वो इस्तेमाल ही नहीं होती हैं, है ना। तो ऐसे करके लेकिन फाइनली जो निकलती हैं, जो पूरे प्रॉपर तरीके से हम काम करते हैं, वो 656 है। और कहीं कहीं ऑप्शन में आपको 640 भी मिलेगा। तो दोनों ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, ऑप्शन में सिर्फ एक ही मिलेगा। जो आपको एक मिले वो आपको मार्क करके आ जाना है, या तो 656 मार्क करना है या 640 मार्क करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, लार्जेस्ट मसल इन अवर बॉडी। तो हम लार्जेस्ट मसल इन अवर बॉडी आएगा लैटिसिमस डॉर्सी। इसमें लार्जेस्ट पूछा है, अरे सॉरी, ग्लूटस मैक्सिमस। लैटिसिमस डॉर्सी चौड़ी होती है, सॉरी भाई, सॉरी। ये देखो, the gluteus maximus is the largest muscle in human body. It is the largest and powerful because it has the job of keeping the trunk of the body in an erect posture. It is the chief anti-gravity muscle that is aids in walking up stairs. हम stairs पर जब चढ़ते हैं तो उसमें ये काम करती है। The hardest working muscle in is the heart, मतलब हार्ट की सबसे हार्डेस्ट मसल काम करने वाली यही होती है। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए हैं, तो ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको आप इम्पॉर्टेंटली पढ़ लेना, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये सब। इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट मसल कौन सी है, तो हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट मसल है ग्लूटेमस मैक्सिमस, जो इनर थाई में होती है, मतलब थाई का जो पार्ट होता है उसमें इनर थाई में होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन अवर बॉडी, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी होती है, सार्टोरियस, ये भी एक थाई बोन होती है जो सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। वाइडेस्ट मसल इन अवर बॉडी, मतलब सबसे चौड़ी मसल हमारी बॉडी में कौन सी होती है, सबसे चौड़ी होती है लैटिसिमस डॉर्सी। ये आपके रिब्स, चेस्ट, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना कि 12 जोड़े, जैसे हमारे, अगर हम चेस्ट कैविटी की बात करें तो चेस्ट कैविटी में टोटल कितनी बोन्स होती है, 25 बोन्स होती हैं। तो उसमें क्या है, एक तो बीच वाली बोन होती है सबसे चौड़ी, जिसको क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं, और बाकी की जो 24 बोन्स हैं, मतलब 12 जो रिब के जोड़े, 12 जो रिब्स हैं, वो इसी एक चौड़ी मसल से, एक चौड़ी हड्डी से जुड़ी होते हैं। तो इसी एक चौड़ी हड्डी के साथ साथ आपकी कौन सी होती है, इसी के साथ साथ आपकी कौन सी होती है, इसी के साथ साथ आपकी होती है ये लैटिसिमस डॉर्सी, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी के साथ क्या होती है, लैटिसिमस डॉर्सी। तो एलडी आपके इसी के साथ पाई जाती है। तो सबसे वाइडेस्ट मसल है हमारी बॉडी की। स्मॉलेस्ट मसल इन अवर बॉडी कौन सी है, तो स्टैपीडियस, कान की। आपको पता ही है कि स्मॉलेस्ट आपकी जो बोन है वो भी ईयर की है, कान के स्टेप्स जिसको कहते हैं। आज के लिए इतना ही भाई, ठीक है। आपके क्वेश्चंस फिनिश हो गए हैं, थैंक यू सो मच। हमारा जो आपका नर्वस सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम किसके साथ मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम स्केलेटन सिस्टम के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच आज की क्लास को कंप्लीट देखने के लिए। और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चैनल को शेयर कर दो भाई, क्लासेस को शेयर कर दो, और लास्ट अपनी पूरी सारी प्रीवियस वीडियोज़ अपनी देख लो और अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।